नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट सामान्य विज्ञान का लेक्चर नंबर 53 देखने वाले हैं। हम लोगों ने 52 में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का जो आज 4 गुण है एक्स्ट्रा, उस गुण को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला आज का टॉपिक होगा प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश का ध्रुवण, तीसरा टॉपिक होगा प्रकाश का स्कैटरिंग यानी कि विवर्तन, और चौथा टॉपिक होगा आज का प्रकाश का प्रकीर्णन। तो दोस्तों, चारों टॉपिक आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग फिगर से समझने का कोशिश करेंगे, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ में आपको प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का प्रकाश का व्यतिकरण, यानी प्रकाश का जो तरंग होता है उसका व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे अगर कोई दो प्रकाश है, एक प्रकाश तरंग में चलती है तो एक प्रकाश ये चल रही है और दूसरी प्रकाश ये चल रही है, और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों प्रकाश जो सुपर इम्पोज होता है, दोनों प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है। तो क्या होता है कि कहीं पर उसका तीव्रता जो है प्रकाश का वो घटा हुआ और कहीं पर तीव्रता बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो प्रकाश के तीव्रता के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दोनों को बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट नंबर है संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव व्यतिकरण। तो इसमें क्या है कि माध्यम के जिस बिंदु पर तरंगे समान फेज में मिलती हैं, जैसे अगर कोई तरंग चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है तरंग और ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है, ठीक है, कोई तरंग चल रहा है ऐसे, और दूसरा कोई तरंग जो तरंग है वो भी कैसे चल रहा है, वो भी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि दोनों तरंगों को मिलाएंगे तो जो फेज अगर ये ऊपर का फेज यहाँ है तो यहाँ भी ऊपर का फेज होगा, नीचे का फेज यहाँ है तो यहाँ भी नीचे का फेज होगा, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी नीचे है तो ये भी नीचे है। यानी कि जो फेज है दोनों का वह समान है। जो फेज ये ऊपर का है यहाँ भी ऊपर का है, तो दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इससे जो बनेगा तीसरा जो तरंग बनेगा उसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, यानी वह बहुत ही चमकीला दिखाई देगा। तो इसी जो व्यतिकरण, यही जो व्यतिकरण हुआ, ये घटना को हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। यानी कि इसमें क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ी हुई प्रतीत होगी, क्योंकि दोनों का फेज समान है। जो फेज यहाँ है वही फेज यहाँ भी है, तो दोनों को अगर सुपर इम्पोज करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, तो क्या होगा, इसका तीव्रता बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इसलिए इसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें मैं आपको बता दूं फिगर से कि इसमें क्या होता है, जैसे अगर एक तरंग ये चल रहा है, ठीक है, और दूसरा तरंग, इसमें दूसरा तरंग कैसा हो जाए, दूसरा तरंग हो जाए ऐसा। अब इस दोनों तरंगों को अगर इस दोनों तरंगों को हम लोग ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कैसा हमें निर्माण होगा, हमें जो तीसरा तरंग प्राप्त होगा वो सीधी रेखा में प्राप्त होगा, ठीक है।
इसमें क्या कह रहा है कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो इसका कला ऊपर है और इसका कला कहाँ है, नीचे है। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी एक दूसरे को क्या कर देगा, ये दोनों कैंसिल यानी विनाश कर देगा, और ये जो तरंग बनेगा वो सीधा तरंग बनेगा। ठीक है, यानी इसकी तीव्रता बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग विनाशी व्यतिकरण, यानी एक दूसरे के विपरीत कला में मिल रहा है, विपरीत फेज में मिल रहा है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को विनाश कर देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, और इसमें प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। अब दो एग्जाम्पल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 नंबर में क्या कह रहा है कि जल की सतह पर फैली हुई किरासन तेल यानी केरोसिन ऑयल जो है कि जो परत पर सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। जैसे कोई बर्तन में जल रखा हुआ है तो इस पर ऊपर अगर किरासन तेल हम लोग डाल देते हैं तो वह कैसा एकदम रंगीन रंगीन दिखाई देगा सूर्य के प्रकाश में। तो यह घटना जो है वह व्यतिकरण के कारण ही ऐसा होता है। अब दूसरा है साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। जो साबुन का बुलबुला जो होता है, जैसे पानी के ऊपर साबुन का बुलबुला रहता है, वह भी रंगीन दिखाई देता है। तो वो भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही ऐसा संभव होता है। यानी जो भी पानी या कोई भी पानी का सतह पे जो रंगीन दिखाई देता है वह प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण यानी कि पानी से संबंधित ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दोनों जो इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण है, तो संपोषी और विनाशी, दोनों को हम लोग फिगर से समझते हैं। अगर ये वेव x है और ये वेव y है, यानी ये तरंग x है, ये तरंग y है। अब देख रहे हैं इस तरह ये तरंग ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और ये भी तरंग जो है ऐसे चल रहा है, यानी दोनों का फेज क्या है, समान है। अगर ये यहाँ पर ऊपर है तो यहाँ ये भी ऊपर है, और ये नीचे है यहाँ पर ये भी नीचे है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस दोनों को मिलाएंगे तो एकदम आपको फेज क्या है, दोनों का समान दिखाई देगा। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे यानी एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो उसका जो तरंगदैर्घ्य जो प्राप्त होगा वो बहुत ही बड़ा, यानी प्रकाश जो है ज्यादा प्रतीत होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट यानी ये जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी संपोषी होगा। तो ये पोषित करता है, तो ये बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बड़ा तरंगदैर्घ्य जो है इसका बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और ये है विनाशी, यानी कि जो फेज इसका ऊपर है यहाँ उसका विपरीत फेज है। फिर ये अगर ऊपर है तो ये है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, यानी कि इसका विपरीत फेज है। दोनों को एक दूसरे में डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि यह विनाशी तरंगदैर्घ्य का निर्माण करेगा, और इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम जो है शुद्ध तरंगदैर्घ्य यानी कम चमकीला प्रकाश उत्पन्न होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक है आज का, प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। आपको ध्रुवण बताया था, साउंड में ध्रुवण बताया था। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं। इसमें क्या है कि ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना है, ध्रुवण जो है सो प्रकाश से संबंधित ऐसी घटना है जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। कोई तरंग अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ है, उसमें जो अंतर स्पष्ट करता है वह ध्रुवण की घटना ही अंतर स्पष्ट करता है। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्रुवण घटना नहीं होती है। अनुदैर्घ्य तरंग है उसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग जो है उसमें ध्रुवण घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सम्मित न हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश संबंधी घटना ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग फिगर से समझते हैं ध्रुवण क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें क्या है कि कोई लाइट बीम है, यहाँ से लाइट निकला इसमें से। अब लाइट जो है सो देख रहे हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि प्रकाश तरंग चल रही है इस दिशा में,
तरंग चल रही इस दिशा में, लेकिन उसका जो कंपन हो रहा है वो उसके लंबवत हो रहा है। देख रहे हैं अब कंपन जो है लंबवत हो रहा है, इस दिशा में भी हो रहा है कंपन, ठीक है, इस दिशा में भी हो रहा है। तो एक ऐसा पोलराइजर यानी कि एक ध्रुवन करने वाला एक शीशा होता है, उसको पोलराइजर बोलते हैं। तो उसका जो आकृति होता है ऐसा होता है जिसमें कि बीच बीच से कटा हुआ लंबा लंबा लाइन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो ऊपर से नीचे तक लंबा लंबा लाइन कटा हो, यानी जो तरंग ऊपर से नीचे तरफ कंपन कर रहा है वो तो इससे निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये जो ब्लू है आपको, ब्लू वाला ये दाएं बाएं कंपन कर रहा है, यानी इधर उधर कंपन कर रहा है, तो ये तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी जो अनुप्रस्थ तरंग है उसी में जो है पोलराइजेशन घटना होती है, यानी कि उसी में ध्रुवण घटना होती है। तो ये जो प्रकाश निकला इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, यानी ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। और इधर इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। ध्रुवन आपको बस समझ में आना चाहिए। ध्रुवन में क्या होता है कि जो प्रकाश निकल रही है, जो प्रकाश वो जो अगर अनुप्रस्थ कंपन कर रही है, यानी कि जो प्रकाश तरंग की गति है, दिशा है, उसके लंबवत कंपन कर रही है, तो उस प्रकाश का ध्रुवन होता है, यानी उस तरंग का ध्रुवन होता है। और जो ध्रुवन के बाद जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, और ध्रुवन से पहले जो प्रकाश था उसको बोलते थे अध्रुवित प्रकाश। और जो हम यहाँ पर जो शीशा हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है कि ध्रुवन की घटना किस प्रकार के तरंग दैर्ध्य में संभव है। तो ध्रुवन की घटना जो है सो अनुप्रस्थ तरंग में संभव है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग में जो तरंग के कण की दिशा जो होती है वह लंबवत कंपन करती है, और अनुदैर्ध्य तरंग में यह ध्रुवन घटना संभव नहीं है। अगर इससे अगर ये मान लीजिए ये फिगर है, तो इससे अगर ऐसा वाला प्रकाश जाए जो कि आगे पीछे कंपन करे, एक बार आगे जाए पीछे जाए, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, तो आराम से इससे निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है वह आगे पीछे कंपन करके जाता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या लंबवत कंपन करके जाता है। तो लंबवत वाला कंपन करेगा तो वो तो उसका ध्रुवन होगा, और आगे पीछे कंपन करेगा उसका ध्रुवन नहीं होगा। और आपको प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, इसलिए प्रकाश का ध्रुवन होता है। ध्वनि होता है अनुदैर्ध्य तरंग, इसलिए ध्वनि का ध्रुवन नहीं होता है। और प्रकाश अनुप्रस्थ है उसको कैसे याद रख सकते हैं, प्रकाश में प्र है और अनुप्रस्थ में प्र है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि में ध है और अनुदैर्ध्य में भी ध है, इसलिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आपको याद रखने का तरीका है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यदि किसी प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए, अगर देखिए ये है पर्दा, ठीक है, और यहां से हमने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, ये लाइट जाएगा इस पर, ठीक है। अगर हम लोग बीच में एक अपारदर्शी पदार्थ रख दे यहाँ पर, तो इससे होकर लाइट आगे नहीं भागेगा, और लाइट कहाँ निकलेगा यहाँ पर, बस लाइट यहाँ पड़ेगा और लाइट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ठीक है। और बीच में यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका छाया हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत और पर्दा है ये, ठीक है, तो प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी कहने मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार न जाए, तो अपारदर्शी अवरोध रख दिया जाए तो हमें पर्दे पर अवरोध की स्पष्ट छाया यानी शैडो दिखाई पड़ती है, स्पष्ट छाया दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश का संचरण सीधी रेखा में होता है। तो ये जो छाया बना यहाँ पर, उससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश जो है जो सीधे रेखा में गमन करता है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गमन करता है, तो यहाँ से घूम करके इधर आ जाता, लेकिन यहाँ पर छाया बन गया, इसका मतलब होगा कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। ठीक है, लेकिन यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो जाए, अब क्या हो कि ये पर्दा है और ये टॉर्च है, ठीक है, अब क्या है कि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो जाए, छोटा सा रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, छोटा सा अवरोध रखेंगे तो हमको जो यहाँ पर छाया इसका प्राप्त होगा वो एकदम धुंधला सा प्राप्त होगा। ठीक है, कैसा प्राप्त होगा, एकदम
धुंधला सा प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण से हट जाती है, वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाती है। प्रकाश के इस प्रकार अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि यहाँ पर प्रूफ हो रहा है इस फिगर में। लेकिन अगर यही अवरोध को हम लोग छोटा कर दें तो क्या होता है कि प्रकाश तो ये गमन कर रहा है, यहाँ पर गमन कर रहा है, यहाँ गमन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका छाया जो है यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये प्रकाश हल्का सा मुड़ करके इधर आ जाता है। ठीक है, जो कि क्लियर छाया नहीं बनने देता है। तो इसी घटना को, प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण अवरोध की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं हो पाता। ठीक है, तीक्ष्ण छाया जो है सो नहीं हो पाता है, यह छाया धुंधला दिखाई देता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण ही दूरदर्शी में तारों के प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह दिखाई न देकर अस्पष्ट और अस्पष्ट धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ये समझ में आपको आ गया? विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन जो है सो अवरोध के आकार पर निर्भर करता है। अगर अवरोध का आकार बड़ा हो तो विवर्तन कम होगा, और अवरोध का आकार छोटा हो तो विवर्तन ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस फिगर से समझते हैं। यहां पर देख रहे हैं आप कि ये जो है ये दूरी ज्यादा है इसका। ठीक है, तो ये कम फैला है। ठीक है, अगर वही छोटा सा हो जाए तो ये ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर इस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा है, क्या है? छोटा है, तो यह ज्यादा फैल रहा है, और इसका अगर बड़ा है तो यह कम फैल रहा है। यानी कि अवरोध अगर छोटा हो तो विवर्तन ज्यादा हो रहा है, और अवरोध यदि बड़ा हो तो विवर्तन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कम प्रकाश जो है सो मुड़ रहा है। ठीक है, और ये अवरोध छोटा हो तो प्रकाश ज्यादा मुड़ रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, जैसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, अब ये धूल का कण है, ठीक है, इसमें जैसे ही प्रकाश पड़ा इस पर, तो यह जो है सभी दिशाओं में प्रकाश को वितरित कर देता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यही कह रहा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। सभी दिशाओं में क्या होता है? प्रसारित होता है, कुछ दिशाओं में ज्यादा और कुछ दिशाओं में कम। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी भी जो प्रकाश का जो रंग है, किसी प्रकाश का जो तरंग है, उसका जो प्रकीर्णन है वह उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन जो है उसका सबसे अधिक होता है। यानी जो प्रकीर्णन वह समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। ठीक है, यही कारण है कि सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तथा लाल रंग जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम, और लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी का
तरंग सबसे कम होता है, इसलिए लाल का तरंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा। और बैगनी का तरंग सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। चलिए अब हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोई लाइट है किसी कण पर, किसी धूल कण या कोई भी कण पर पड़ता है, छोटे छोटे पार्टिकल पर, तो वह चारों दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे इंसिडेंट, यानी कि यह प्रकाश इस पार्टिकल पर पड़ा और इस पर क्या होगा, इस पार्टिकल पड़ने के बाद यह सभी दिशाओं में क्या हो गया, प्रसारित हो गया, फैल गया। तो इस फैले हुए लाइट को क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड लाइट, यानी कि इसको प्रकीर्णित प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रकीर्णन का कुछ उदाहरण है उसको देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके उदाहरण से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला होता है। आकाश का जो रंग होता है वह सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला होता है। आकाश का रंग नीला किस कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का होता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, दिन के समय जब सूर्य सीधा आकाश में मनुष्य के सिर के ऊपर होता है, तो मनुष्य केवल प्रकीर्णित प्रकाश ही देख पाता है। क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, वह लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग यानी कंपोजिट कलर हल्का नीला होता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगर हम लोग इसको फिगर से देखें तो ये सनलाइट है। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट, अगर ये सब धूल का कण, धुएं का कण पे पड़ा, ठीक है, ये सब धूल धुआं अणु इसका कण है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो इस पर प्रकाश को वह चारों दिशाओं में क्या होगा, प्रसारित करेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस प्रकाश का होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होता है, जो कि चारों तरफ फैल जाएगा। ठीक है, बैगनी प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा और कम कम प्रकीर्णन और सारे प्रकाशों का होगा, तो सारे प्रकाश को मिला करके हल्का नीला प्रकाश दिखाई देता है। इसी कारण होता है कि आकाश का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है समय में, और इसको बोलते हैं प्रकीर्णित प्रकाश। और ये जो है पार्टिकल, इसको बोलते हैं वातावरणीय पार्टिकल, यानी कि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ठीक है, सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। ये भी आपका VVI एग्जाम्पल है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सूर्य उगते व डूबते समय प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आकाश का रंग नीला भी प्रकीर्णन के कारण, सूर्य का रंग लाल भी प्रकीर्णन के कारण। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो सूर्य डूब रहा है, ठीक है, उस टाइम जो आकाश का जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का सा लाल दिखाई देता है। तो यह भी जो होता है प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, यह भी प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्रकीर्णन का। और प्रकीर्णन क्या होता है, जैसे सूर्य के पास किसी पार्टिकल पर पड़ता है, कण पर पड़ता है, तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश फैलता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, और सबसे कम कौन सा फैलता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए चारों तरफ से ज्यादा फैलता है कौन सा, बैगनी प्रकाश। तीसरा एग्जाम्पल है, जब सूर्य दिन के समय सिर के ऊपर होता है तो प्रकाश को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकीर्णन कम होता है, वह सूर्य सफेद दिखाई देता है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है, समुद्र का पानी भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। जितना भी प्रकाश का रंग है वह प्रकीर्णन के कारण ही बदला हुआ दिखाई देता है। आकाश हो या शाम का समय का सूर्य हो या समुद्र का पानी हो या दोपहर के समय का सूर्य हो, सब प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है।
अब चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसका आकाश कैसा दिखाई देता है, उसको काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, कोई धूलकण नहीं है, इसी कारण वहां पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता नहीं है, जिसके कारण वहां का जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। अब है लास्ट आज का टॉपिक है वर्ण विपथन, ठीक है, यानी क्रोमैटिक एब्रिएशन। जब हम श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को वर्ण विपथन कहते हैं, ठीक है। जब हम लेंस के द्वारा किसी श्वेत प्रकाश से लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, श्वेत प्रकाश के ऊपर लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वह रंगीन लेकिन अस्पष्ट होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को क्या कहते हैं, वर्ण विपथन कहते हैं। यह दोष इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा इसके कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वह जो होता है उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अस्पष्ट बनता है, और इसी दोष को कहते हैं क्या, वर्ण विपथन, जो कि एग्जाम में आपको नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जो था ऊपर का मैंने आपको बताया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।